Hello students, myself Barkha Jain, Chemistry Faculty of Bansal Classes. Now आज हमारा सेकेंड पार्ट है फॉसिल फ्यूल्स का. फॉसिल फ्यूल्स हमने फर्स्ट पढ़ा था कोल एंड अभी हमारा सेकेंड पार्ट है किसका, पेट्रोलियम, जो कि हमारे लिए क्या है बेटा, एनर्जी रिसोर्स. तो नाउ अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे कुछ पेट्रोलियम्स के मेरे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. हम उनको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं. नाउ सबसे पहले पेट्रोलियम्स हमारे लिए क्या है बेटा, फॉसिल फ्यूल है. क्या है, फॉसिल फ्यूल. ये हमने सबसे पहले समझ ही लिया था हमारे फर्स्ट पार्ट में. सेकंड है कि जो पेट्रोलियम है, ठीक है ना, पेट्रोलियम है, उसमें हमारा जो पेट्रो वर्ड है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, पेट्रा. और पेट्रा का मीन क्या होता है बेटा, रॉक. क्लियर है. वैसे ही ओलियम का मीन्स क्या होता है, ऑयल. और इन दोनों से अगर मिलके देखा जाए इसका मतलब हो जाएगा कि हम अपने पेट्रोलियम्स के लिए अनदर नेम क्या है हमारे पास, रॉक ऑयल. इसी तरीके से इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है. उस कमर्शियल इंपॉर्टेंस के कारण इसके लिए हम और क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड. कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या होता है बेटा, कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है कि ये बेसिक्सली हमारे लिए बोले तो जैसे बिना पेट्रोल्स के क्या हम अपनी बाइक्स वगैरह के लिए राइड कर सकते हैं, कार वगैरह ड्राइव कर सकते हैं क्या, नहीं ना. वैसे ही इसका क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. प्लस व्हीकल्स के लिए तो ओके है, इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पेट्रोलियम से हमें प्रिपेयर कर सकते हैं और करते हैं. ठीक है ना. इस वजह से इसका क्या हो गया बेटा, नेम रख दिया है क्या, ब्लैक गोल्ड. अब आपको पता है ना गोल्ड क्या होता है, प्रीसियस होता है. वैसे पेट्रोलियम्स भी हमारे लिए क्या है, प्रीसियस है. नाउ नेक्स्ट इसका जो नेम आता है वो आता है क्रूड ऑयल. अच्छा, क्रूड ऑयल हम किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अनरिफाइंड फॉर्म, जिसको हमने अभी इसको कुछ भी किया नहीं है, मतलब उसको जैसा हमें अभी मिला हुआ है अर्थ क्रस्ट से, जो हमने उसको निकाला है, उसकी माइनिंग की है, उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा, अनरिफाइंड फॉर्म को हम पेट्रोलियम्स को क्या बोलेंगे बेटा, क्रूड ऑयल. क्लियर है. अब यहाँ पे और चीज़ आती है कि चलो ये जो पेट्रोलियम्स हैं उसमें और क्या क्या होता है. तो बेटा इस पेट्रोलियम से मैंने अभी आपको बोला इसकी ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस है. क्यों, क्योंकि इससे हम लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग्स कर सकते हैं. इस वजह से उन लार्ज नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जो कि पेट्रोलियम से हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पेट्रोकेमिकल्स. क्या बोलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स. अब आप ये देखेंगे पेट्रोकेमिकल्स हम किस किस को बोल सकते हैं. तो पेट्रोकेमिकल्स से देखो हम क्या कर रहे हैं, ये डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, प्लास्टिक्स है, परफ्यूम्स है, डाइज है, ड्रग्स है, फर्टिलाइजर्स हैं. ये सारी चीज़ें क्या करी जाती है बेटा, पेट्रोलियम से प्रिपेयर की जाती है. क्लियर है. इस वजह से इसका हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. आज के टाइम में आपको पता है सिंथेटिक फाइबर डिटर्जेंट हमारी डेली नीड्स है. ओके है. नाउ इसके आगे बढ़ेंगे कि पेट्रोलियम होता कैसा है, अगर हमारे सामने आ जाए पहचानेंगे कैसे. तो बेटा यहाँ पे है कि ये कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे. ये मेरे लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है. किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, तो इसमें बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे. अच्छा, ये भी पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स. आप लोग अभी छोटे छोटे हैं, आपको हाइड्रोकार्बन मीनिंग ही नहीं पता होगा. तो बेटा हाइड्रोकार्बन समझेंगे. हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हो जाता है हाइड्रोजन एंड कार्बन का मीनिंग हो जाता है कार्बन. क्लियर है. तो इन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो भी हमारे लिए कंपाउंड्स मिलेंगे वो हमारे कहलाते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स. क्लियर है. तो इन हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ही हमारे लिए किस में मिलते हैं बेटा, पेट्रोलियम्स में मिलते हैं. तो ये हाइड्रोकार्बन्स हमारे सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं.
क्लियर है। अब इनके साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती हैं, ऑब्वियस है बेटा, अर्थ के अंदर से निकाल रहे हैं तो इसमें कुछ हमारे अर्दी पार्टिकल्स भी होंगे, जस्ट लाइक अ वाटर, सॉल्ट एंड सॉइल, छोटे छोटे से पार्टिकल्स ना। और ये कैसा होता है, ये होता है बेटा डार्क कलर का होता है, एकदम विस्कस सा लिक्विड होता है। और आप समझ रहे हो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सबका मिक्स है, तो एकदम कैसा होगा उसका नेचर, तो वो हमारा कैसा है, डार्क कलर का विस्कस लिक्विड होता है। प्लस इसकी जो स्मेल होती है वो एकदम खराब वाली होती है, फाउल स्मेल बोल सकते हैं उसको। नाउ क्लियर है ना। इसके बाद है कि ये हमारा वाटर से लाइट होता है। अब ऑब्वियस है लाइट है तो ये ऊपर रहेगा, वाटर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारे लिए क्या है, लाइटर देन वाटर। प्लस ये वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल है। ये वाली लाइन बेटा याद रखना क्योंकि अभी हम आगे इसको देखने वाले हैं। क्लियर है। तो आपको ये वाले पॉइंट्स होप सो समझ में आए हैं। ठीक है, चलो अब देखेंगे बेटा पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। हमने अपने लास्ट उसमें समझ लिया कि हमारे पास पेट्रोलियम्स के लिए हम क्या क्या कहते हैं। सेकेंड हमने समझ लिया कि भाई पेट्रोलियम होता कैसा है। तीसरा कि भाई ये हमारे पास पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे बोला जाता है, जैसे हमने कोल के लिए पढ़ा था मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है, जस्ट सेम यहाँ भी क्या हो जाएगा, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मतलब बहुत साल पहले। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे बेटा, ये सी ओशियन में। ठीक है ना, ध्यान देना। आपके पास मैंने ये कुछ पॉइंट्स भी ऐड करे ताकि अगर आपके लिए नोट करना है तो आप आराम से इनको नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नाउ ओशियन में आपके माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई। कब हुई, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास कि ये क्या हो गए, नीचे चले गए हमारे, सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। ओके, अब इनके ऊपर क्या होगी, कवरिंग हो जाएगी। कवरिंग किस चीज की होगी, वहां पे होता क्या है हमारे पास, सैंड एंड क्ले। ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्या मिला, मटेरियल। उस मटेरियल में क्या होगी सबसे पहले, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, कवरिंग। एंड कवरिंग के बाद क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो कवरिंग के नीचे क्या रहेंगे, दबे रहेंगे। और वहां पे क्या होगी, कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की होगी जहां पे उसका क्या होगा बेटा, डिकम्पोजिशन। हमने वर्ड यूज किया था, देखो यहाँ पे क्या वर्ड होने लगा, क्या चीज होने लगी है, कौन सी प्रोसेस आ गई है, डिकम्पोजिशन। क्या होगा डिकम्पोजिशन, कब तक होगा, तो यहाँ बोलते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, पेट्रोलियम्स में। कंबाइन इफेक्ट रहेगा किसका, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और वहां पे क्या लगेंगे बेटा, बैक्टीरिया। क्लियर है, ओके है। और आप समझ सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो रहा है तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा वो कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशंस वाला होगा। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया होगा। नाउ अब देखो क्या हो गया, मुझे मटेरियल मिल गया, उस पर कवरिंग हो गई। ठीक है, मुझे मटेरियल मिल गया, उस मटेरियल्स पे क्या होगी बेटा, कवरिंग हो गई। अब ये कवरिंग के बाद मेरे पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में मेरा ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। किसके द्वारा हो गया, बाय द बैक्टीरिया। क्लियर है, ओके है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे ये पूरा जो सब्सटेंस है कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रोलियम्स में। ध्यान देना बहुत अच्छे से, एक नहीं दो बार समझा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो पेट्रोलियम है जो फॉर्म हो चुका है। अब आपको पता है ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये देखो मैंने वाटरी ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये चीज़ हो गई, जैसे कवरिंग भी हो गई, तो आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे ये कहाँ है, ये मेरा क्या होगा, ये ऑयल में मतलब लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। जैसे हम पानी को मिट्टी पे डालते हैं तो पानी कहाँ जाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है सीपिंग के थ्रू। तो वैसे ही यहाँ से ये भी कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे जाके ये कहाँ पे चला जाएगा, ऐसे रॉक्स के बीच में ये डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है,
और डिपॉजिट होने के बाद आपको पता है जब ऑयल लिक्विड है तो मेरा वाटर भी तो लिक्विड है, वाटर भी तो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये वाटर भी यहाँ पे चला गया। अब आप देख रहे हो वाटर सबसे नीचे, उसके ऊपर ऑयल है, उसके ऊपर क्या है बेटा, गैस। क्लियर है। तो अब आप यहाँ समझेंगे कि वाटर मेरा क्या है, हैवी, तभी तो क्या है बेटा नीचे, अभी बताया था क्या होता है, ऑयल लाइटर देन वाटर। प्लस ये देखो दोनों की सेपरेट लेयर है, तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। ओके है, मेरी वो दोनों लाइन क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ये इस तरीके से मेरा क्या होता है, ऑयल यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। अब क्या होगा बेटा कि ये जो रॉक्स के बीच में आ गया, इम्परवियस रॉक्स के बीच में आ गया। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे किसका डिपोजिशन है, साथ साथ मेरा गैस का डिपोजिशन है। किसका डिपोजिशन है, गैस का। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अब ये ऑयल बन चुका है। अब ये ऑयल को हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि यहाँ पे ऑयल है। सबसे पहले आप लोग के क्वेश्चन सही आते हैं कि कहाँ ऑयल है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा। बेटा जब हम एक प्लॉट वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे वाटर भी तो हम क्या करते हैं, वाटर का भी तो सर्च करते हैं कि हमारे प्लॉट के किस कॉर्नर में वाटर का अमाउंट है, ज़्यादा है, और वहाँ पर ही हम क्या करते हैं, बोर करते हैं। वैसे ही इसका भी क्या होता है बेटा, सर्वे होता है। उस सर्वे के बाद हमें मालूम पड़ता है कि इस जगह ऑयल वेल है, एंड देन वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिगिंग करेंगे, माइनिंग करेंगे, होल करेंगे। क्लियर है। और वहाँ से हम ऑयल की माइनिंग करेंगे। मैंने कोल माइनिंग सिखाई थी, जस्ट सेम आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेट्रोलियम्स की भी माइनिंग होगी, ठीक है ना। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कि भाई मेरा ऑयल फॉर्म हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, वहाँ पे माइनिंग करूँ। तो आप माइनिंग में समझेंगे। अच्छा हाँ, एक और स्टूडेंट्स का मेरे पास एक क्वेश्चन था कि माइनिंग क्या होता है मैम, माइनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने माइनिंग की डेफिनेशन ही आपके लिए पुट कर दी कि जो भी आपका रिक्वायर्ड सब्सटेंस है, क्या है बेटा, ध्यान देना, क्या है आपका रिक्वायर्ड सब्सटेंस। ओके, ये रिक्वायर्ड सब्सटेंस जब आप अर्थ क्रस्ट से क्या करेंगे बेटा, एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। क्लियर है। तो वो वाली जो निकालने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या कहलाता है बेटा, माइनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, माइनिंग। क्लियर है। नाउ अब लेकिन मुझे किसका करना है, मुझे करना है किसका, पेट्रोलियम्स का। तो आप यहाँ देखेंगे पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या देखा बेटा, ये ऑयल वेल है। क्लियर है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, होल्स करेंगे, एंड होल करके इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ओके है। तो यहाँ देखेंगे बेटा पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय द ड्रिलिंग होल, किसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑयल वेल। और इसके लिए आप क्या बोलेंगे, जहाँ पे भी हमारा ऑयल प्रेजेंट है, और वो हमें कहाँ से मिला, सर्वे, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने हमें बताते हैं कि ये जो अंदर साइड में, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे कैसा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे प्रेशर कैसा है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा वहाँ पे होल करेंगे तो वो चीज़ कैसे आएगी, बहुत तेज़ी से आएगी। और आपको पता है यहाँ सबसे ऊपर क्या है बेटा, गैस। तो गैस सबसे ऊपर आएगी पहले, और उसके बाद उसी प्रेशर, उस गैस के प्रेशर के साथ ये ऑयल भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। और आपको पता है जैसे जैसे ये चीज़ क्या हो जाएगी, ऊपर आएगी, और देन यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डाउन हो जाएगा। और ये प्रेशर डाउन होने पे फिर क्या हो जाएगा, अब ऑयल और गैस अपने आप तो ऊपर नहीं आएंगे, देन हम उसको क्या करेंगे, डिगिंग करेंगे, हम उसको बाय द पंप उसको बाहर निकालेंगे। नाउ देखो यहाँ पे मैंने इसके लिए भी मेंशन किया हुआ है कि व्हेन वेल इज ड्रिल्ड, ठीक है ना, द रॉक्स, नेचुरल गैस सबसे पहले आएगी। ध्यान देना, नेचुरल गैस सबसे पहले आएगी और बहुत अच्छे से प्रेशर के साथ आएगी। उसके बाद आफ्टर सम टाइम ऑयल भी आ जाएगा। क्लियर है। क्यों, बिकॉज ऑफ गैस प्रेशर। क्लियर है। अब ये जो प्रेशर है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन इस क्रूड ऑयल को हम पंप्ड आउट करेंगे, किससे बेटा, ऑयल वेल से। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे टू टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है ऑन शोर माइनिंग एंड ऑफ शोर माइनिंग। ठीक है।
अब ये ऑन शोर ऑफ शोर में क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन आता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी प्रॉपरली आपको मेंशन करा है, विथ एग्जांपल इसको मेंशन किया हुआ है कि जो ऑन शोर माइनिंग होता है, ठीक है, वो ऑन शोर माइनिंग कहाँ पे होता है, लैंड पे, कहाँ पे होता है, लैंड पे, ओके। और यहाँ पे ऑफ शोर जो माइनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, वो एक्टिविटी होती है कहाँ पे, वाटर बॉडीज के पास, क्लियर है। आप ये बोल सकते हैं कि भाई क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं हम क्या हो कि वाटर बॉडीज और लैंड पास हो, जैसे कि हमारे कोस्टल एरियाज के पास बोल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑन शोर रिफर्स टू द एक्टिविटीज दैट ऑकर्स ऑन द लैंड, ठीक है, या बोल सकते हैं नियर द कोस्टल लाइन, क्लियर है, जहाँ पे लैंड एंड वाटर क्या हो, क्लोजली रिलेटेड हो या फिर कनेक्टेड हो, वहाँ पे अगर हमने क्या करा, माइनिंग करी ऑयल की, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ऑन शोर माइनिंग। और जो जहाँ पे ऑफ शोर माइनिंग कहाँ पे होगी, ऑकर्स इन द बॉडीज ऑफ द वाटर। जैसे हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे है मुंबई बॉम्बे हाई, मुंबई ऑयल फील्ड, क्लियर है, और यहाँ पे हमारे पास है राजस्थान ऑयल फील्ड, क्लियर है। नाउ माइनिंग भी कर ली, तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये बेटा, यहाँ पे अभी हमने कोल को माइन किया था, ठीक है, वैसे ही हमने पेट्रोलियम्स की भी माइनिंग कर ली। अब आप यहाँ पे और समझेंगे कि चलो मैंने यहाँ से क्या करा, ऑयल का प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, डायरेक्टली उसको यूज़ कर ले क्या हम अपने व्हीकल्स में डाल के, नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस ऑयल को कहाँ भेजा जाता है बेटा, इस तरीके के ऐसे रिफाइनरीज में भेजा जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में ये जो ऑयल प्रोडक्शन है वो हमारे पास कहाँ कहाँ है, ओके। तो ये है हमारे पास अंकलेश्वर, कलोल इन गुजरात, रुद्रसागर, लखवा इन असम, बॉम्बे हाई, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑफशोर माइनिंग है, ठीक है। और इसके बाद है डेल्टाज ऑफ कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। अब चलो यहाँ से तो मैंने ऑयल ले लिया, क्लियर है, ऑयल की माइनिंग कर ली मैंने। अब बात आती है कि मैं इसको कहाँ भेजूँ, तो बेटा रिफाइनरीज है हमारे पास, ठीक है। तो वो रिफाइनरीज हमारी कहाँ कहाँ है, क्या किसी एक जगह उनको प्लेस कर दिया जाए तो ओके रहेगा क्या, नहीं, हमारे पास अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में हमारे पास जगह है। देखेंगे मुंबई है, चेन्नई, मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी, हल्दिया, कोची, कोयाली एंड विशाखापट्टनम, इतने सारे जगह पे हमारी क्या है बेटा, ऑयल रिफाइनरीज है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके क्वेश्चंस में आता है, वो है कि भाई ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरीज इंडिया में कहाँ है, तो वो किस स्टेट में है बेटा, असम में है, और असम में कहाँ पे बेटा, तो डिगबोई, क्लियर है, कहाँ पर है, डिगबोई। नाउ नेक्स्ट, चलो हमने रिफाइनरीज के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन देखेंगे बेटा रिफाइनरीज में वर्क कैसे होता है, कैसे इस क्रूड ऑयल के लिए रिफाइन किया जाता है। देखो इस तरीके का हमारे पास एक वर्टिकल टावर होता है जिसको हम रिफाइनिंग टावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्रूड ऑयल का मेरे पास फिलअप है, ठीक है, ऑयल का प्रोडक्शन आया, हमने क्रूड ऑयल को यहाँ पे फिलअप कर लिया। उस क्रूड ऑयल को क्या करेंगे, इसमें इस हीटिंग वाले इस फर्नेस में डालेंगे, किस में डालेंगे बेटा, फर्नेस में, जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, हीट होगा अप्रॉक्सीमेट 400 डिग्री सेल्सियस के पास, और यहाँ पे ये जो ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, उसकी वेपर्स में, एंड वो वेपर्स जब यहाँ पे मूव करेंगे तो वो वेपर्स क्या है, आपको पता है ना, वाटर वेपर्स भी होते हैं, तो कहाँ मूव करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। जस्ट सेम यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शंस में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब क्या होगा बेटा कि जैसे जैसे अपवर्ड मूव करेंगे वैसे वैसे उनका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन होगा। वाटर वेपर्स भी क्या होते हैं बेटा, अपवर्ड मूवमेंट के बाद धीरे धीरे कूल डाउन होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनका कूलिंग होगा तो यहाँ पे कुछ इनका टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर है,
ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से उसने बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या हो गए, वापस में कन्वर्ट हो गए। और अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि आपका लिक्विड किस में टर्न हो गया, गैस मतलब वेपर फेस में। अब उसको आपको फिर से क्या चाहिए, आपको यहाँ पे उसको कंडेंस करना है, कूल कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, जस्ट वही कंडेंसेशन पॉइंट जिस भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो क्या होता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, आप उसकी जो वेपर्स है, जो गैस है, वो किस में टर्न हो जाएगी, लिक्विड में। एंड उसको आप यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि भाई पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम्स में से हम क्या करेंगे रिफाइनिंग में कि हम मिक्सचर है, पहले ही बताया था, अब वो क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है ना, बहुत सारे उसके कंस्ट्रेंट्स को सेपरेट करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफाइनिंग। कहाँ पे होगी ये रिफाइनिंग, तो पेट्रोलियम्स रिफाइनरी बोलते हैं उसको, ठीक है, जहाँ पे पेट्रोलियम्स को रिफाइन किया जाता है उसको पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहते हैं, ठीक है। ये जो रिफाइनरी है, ये जो प्लांट है, ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे क्रूड ऑयल देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो क्रूड ऑयल है इसको प्रोसेस किया जाएगा, इससे से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाएगा। फिर क्रूड ऑयल को कहाँ पे डालेंगे, डिस्टिलेशन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन, बेटा यही है डिस्टिलेशन, ठीक है। आपने क्या करा, जो आपके पास मिक्सचर था लिक्विड्स का, उसको हीट किया, उसकी वेपर्स में उसको कन्वर्ट किया एंड उन वेपर्स को कूल डाउन किया, यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन, ठीक है। और आप इतना सारा कर रहे हो तो इसी के लिए, इतने सारे कंपोनेंट्स के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ व्हेन सम ऑयल विल वेपोराइज एंड राइज अप द टॉपर, यही लाइन बताई थी मैंने अभी। इसके बाद है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑयल बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो भी आपका हो गया। इसके बाद है द कंपोनेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉटम, यहाँ पे भी आप कुछ कंपोनेंट मिलेगा और ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ एक कंपोनेंट मिलेगा। अब क्या कंपोनेंट मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरे पास है एलपीजी जो हमारे घर में यूज़ होती है, क्लियर है। यहाँ पे आप देखो, ये जो रोड सरफेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे बिटुमिन करके आपके लिए एक कंपोनेंट मिलता है। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे आपको फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल ऑयल, पैराफिन ऑयल, कैरोसिन, जो कि जेट वगैरह में यूज़ किया जाता है, इसको जेट फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस गैसोलीन, ठीक है। गैसोलीन में आपको क्या मिलेगा, पेट्रोल, बिना पेट्रोल तो हमारी बाइक नहीं चलती ना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमको क्या करेंगे बेटा, इनसे मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम क्रूड ऑयल को यहाँ पे लेके आए कि हम इससे डिफरेंट कंपोनेंट्स को लें। अब आपको समझ में आएगा बेटा, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी डेली नीड्स की हैं, एक्सेप्ट ये रोड, हाँ, बट हाँ रोड भी हमारे लिए है, लेकिन आप इससे समझ सकते हो कि ये इतने, इसमें से इतने सारे कंपोनेंट आ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से इसकी कमर्शियल इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ओके है। अब हम इनको कलेक्ट कर लेंगे एंड देन इसको ऐसा नहीं है डायरेक्ट कलेक्ट किया और दे दिया बेटा, उसके लिए भी प्रॉपर कुछ प्रोसेस वगैरह से निकालेंगे, उसके बाद हमारे तक पहुंचाया जाएगा। अब आप ये देखेंगे बेटा कि हमें क्या क्या मिला है, जैसे गैसेस मिली है सबसे ऊपर, जैसे यहाँ पे ये आपको टावर में क्या था, ये जो टावर है इसमें जो सबसे ऊपर है उसी तरीके से, और जो सबसे नीचे है वैसे ही ऑर्डर में ये कुछ एक लिस्ट है, ठीक है ना, टेबल है हमारे पास। तो आप देखेंगे नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, गैसोलीन पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल ऑयल है। इनमें आप कंपोजिशन देखेंगे, कार्बन कंटेंट, बेटा एक कार्बन है तो लाइट रहेगा, ठीक है। अगर 2 कार्बन है आपको पता है वो क्या हो जाएगा, हैवी। 3 है क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा हैवी। 4 है और हैवी। अब इसी तरीके से आप देख रहे हो ये कार्बन कंटेंट है, ऊपर क्या है, कम कार्बन है तो लाइट रहेगा, और नीचे क्या है, ज़्यादा कार्बन है तो क्या होता जाएगा, हैवी होता जाएगा। तो आप ये भी समझेंगे कि ऊपर मुझे क्या मिलेंगी, ऊपर मुझे मिलेंगे गैस, ठीक है, और नीचे मुझे कौन क्या मिलेगा, सॉलिड, और बीच में मुझे क्या मिलेंगे, लिक्विड। क्लियर है, क्या मिलेगा बीच में मुझे, लिक्विड। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट,
और यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज दी है, स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं दिया है। क्यों टेम्परेचर की रेंज दी हुई है? टेम्परेचर की रेंज इसलिए दी है कि हाँ मान लिया मुझे केरोसिन ऑयल और गैसोलीन वगैरह ये मिल गए, लेकिन भाई इनमें से मुझे और भी कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके लिए मैं और सेपरेट करके कुछ और उसमें कमर्शियल फॉर्म में उसको यूज़ कर सकती हूँ और कुछ उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वजह से इसका आपको क्या दे के रखा है बेटा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की एक रेंज दे के रखी है कि अगर मिलेगा तो मुझे इससे इसके बीच में इसका बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ आप यहाँ देखेंगे बेटा, इनका जो डीजल है, लिब्रिकेटिंग ऑयल है, वैसलीन है, पहले मालूम नहीं था। पेट्रोलियम जेली जो हम यूज़ करते हैं लिप्स के लिए, ठीक है ना, वो पेट्रोलियम जेली भी हमें किससे मिलती है बेटा? इसी पेट्रोलियम से मिलती है। ठीक है, ये देखिए इसके कुछ यूजेस दिए हुए हैं, जिसमें से आपके लिए पेट्रोलियम जेली और ये जो पैराफिन वैक्स है, ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पैराफिन वैक्स एग्जाम में रखा हुआ आ जाता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके ओलंपियाड्स में आए हुए हैं और वो आपके इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। तो आप देख रहे हो कि ये पेट्रोलियम से मुझे कितने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, कुकिंग गैस घर में यूज़ है कि नहीं है? डेली का यूज़ है, इसके बिना तो हम अपना खाना कैसे ही बनाएं, क्या पकाएं। ठीक है, इसके बाद है लिब्रिकेटिंग, लिब्रिकेशंस नीड लगती है। जैसे हमारे व्हीकल्स में हम ऑयल यूज़ करते हैं लिब्रिकेशंस के लिए, मशीन्स हमारा जो हमारा इंजन ऑयल होता है उसमें भी क्या लिब्रिकेशंस वगैरह लगता है। जब हम ब्रेक्स वगैरह उसमें भी हम लिब्रिकेशंस के लिए कुछ ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप समझ सकते हो लिब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं। ठीक है, इसके बाद है स्प्रिट्स वगैरह, इस तरीके से स्प्रिट्स प्रिपेयर किए जाते हैं पुराने टाइम में। ये वाला इसको देख के तो मुझे बहुत अच्छे से याद आ जाता है कि जब हम छोटे थे तो तब हमारे घर पे इसी तरीके से छोटे छोटे से चिमनियाँ होते थे, जिसको चिमनी बोलते थे। ठीक है, उनमें कुछ वो कैरोसिन फिलअप किया जाता था उसमें से, और देन उसको जो दीपक हम अभी यूज़ करते हैं उसके जगह हम इन चिमनीज़ वगैरह को, छोटी छोटी चिमनी को यूज़ करते थे। नाउ ये बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारे गर्ल्स के लिए, अभी तो बॉयज़ भी बहुत आगे हैं इसमें। कॉस्मेटिक्स इसमें से प्रिपेयर किए जाते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आपका पेट्रोलियम्स का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ है, इससे कॉस्मेटिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके बाद है सिंथेटिक फाइबर। अभी के टाइम में इतने सारे फैब्रिक्स हैं, इतने सारे फैब्रिक्स हैं, और गर्ल्स के पास तो बहुत होते हैं डेफिनेटली। तो भाई सिंथेटिक फाइबर्स भी देखो ना, पेट्रोलियम से प्रिपेयर किया जाता है। पहले तो पता ही नहीं था कि पेट्रोलियम से सिंथेटिक फाइबर भी प्रिपेयर किए जाते हैं, कपड़े भी प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इसी पे एक बच्चा बोले मैम वो जल जाएगा ना बेटा ऐसे नहीं जलेगा। हाँ, सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर जरूर हम पेट्रोलियम से कर रहे हैं। हाँ, कपड़ों में तुरंत आग भी लग जाती है, बट जैसे पेट्रोल डालने पे लगेगी वैसी वाली आग नहीं। ओके, प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उससे। नाउ नेक्स्ट सिंथेटिक रबर्स, ये टायर्स वगैरह। ठीक है, बिना टायर की गाड़ी तो नहीं चलाएंगे। क्लियर है? एक्सप्लोसिव्स वगैरह उससे प्रिपेयर होते हैं। प्लास्टिक्स आज के टाइम में, और आपने अभी सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स आपका चैप्टर था, अभी आपके एनसीईआरटी से हट गया, बट आपकी एक्टिविटी बुक में है, आप वहाँ से देख सकते हो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। परफ्यूम्स, अरे भाई क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है ना, जस्ट लाइक दैट परफ्यूम्स। ठीक है, ये अभी कैंडल्स हैप्पी बर्थडे टू यू वाला है ना, ये सारी चीज़ें बेटा किससे प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा? पेट्रोलियम से। ओके, और ये है हमारे पास लिक्विड फ्यूल्स वगैरह हैं। ओके, जो डीजल और पेट्रोल्स वगैरह। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एसफाल्ट भी हमारे उससे प्रिपेयर किया जाता है। बच्चा पूछता है भाई एसफाल्ट क्या होता है? बेटा कुछ नहीं, जैसे विटामिन्स वगैरह है वैसा ही हमारे पास क्या रहेगा, एसफाल्ट को भी आप रोड सरफेसिंग्स वगैरह, ठीक है ना, विटामिन का रोड सरफेसिंग है, आप यहाँ पे ले सकते हो। उसमें जो छोटे छोटे से जो स्टोन फॉर्म में जो रहता है उसके लिए हम क्या ले सकते हैं? एसफाल्ट, उस पर कवरिंग होती है। जस्ट ये वाला आपका क्या होता है? एसफाल्ट वाला पार्ट होता है। क्लियर है? नाउ यूजेस के बाद है, अगला आ जाता है। ठीक है,
थर्ड वन, मैंने इसको थर्ड पार्ट बोला था, बट इसको थर्ड पार्ट में ना करके हम इसी में ही इसको कंटिन्यू करते हैं एंड चैप्टर को हमारा फिनिश करेंगे बेटा। क्या है, तो अब आता है बेटा एनर्जी रिसोर्स। क्या है अब मेरे पास, नेचुरल गैस। अभी मैंने एनर्जी रिसोर्स कोल पढ़ लिया, एनर्जी रिसोर्स मैंने पेट्रोल पढ़ लिया, एंड थर्ड वन है मेरे पास एनर्जी रिसोर्स क्या, नेचुरल गैस। ठीक है, तो बेटा जैसे मेरा कोल प्रिपेयर हुआ, जैसे मेरा पेट्रोलियम्स प्रिपेयर हुआ, वैसे ही मेरा क्या हो गया बेटा, नेचुरल गैस भी प्रिपेयर हो जाएगा। बट नेचुरल गैस में एक चीज़ है, ठीक है, जो हमें समझना है। ओके बेटा, क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये मुझे क्या मिल रही है बेटा, गैस। अब आप देख रहे हो ये जो मैंने इसको डिगिंग किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑयल, और ऑयल के साथ में क्या मिल रहा है आपको, गैस। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसे भी प्लेस हैं जहाँ पे हमें ऑयल के साथ गैस मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें डायरेक्टली गैस मिलता है। ठीक है, सिर्फ नेचुरल गैस, वहाँ से ना आपको ऑयल मिलेगा ना आपको कोल मिलेगा। ठीक है ना, वैसे कोल के पास आपको नेचुरल गैस नहीं मिलेगी, आपको पेट्रोलियम्स के पास नेचुरल गैस मिलेगी। ठीक है ना, बट अब वहाँ पे पेट्रोलियम्स ऑयल नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिगिंग किस चीज़ के लिए करी है, नेचुरल गैस के लिए। तो यहाँ देखेंगे नेचुरल गैस कैसे प्रिपेयर होगी, वही डिकम्पोजिशन होगा वेजिटेबल मैटर का। ठीक है ना, और कहाँ पे, अंडर द वाटर। क्लियर है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैसियस सब्सटेंस में। क्लियर है। अच्छा, इसके यूज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेचुरल गैस हम कैसे यूज़ करते हैं बेटा, अभी हम इसको देखते हैं तो CNG के फॉर्म में इस नेचुरल गैस को कंप्रेस किया तो क्या बन गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब इस CNG से क्या कर रहे हैं बेटा, पावर जनरेट कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि इसका हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, ध्यान देना कि इस नेचुरल गैस को जैसे हमने पेट्रोलियम्स के लिए कहाँ भेजा, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में भेजा। कोल का हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया हुआ था। ठीक है ना, उस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस के लिए भी क्या करना था, हमें उस ऑब्वियसली उसको हमें एक फैक्ट्री वगैरह में वहाँ पे भेजना पड़ेगा जहाँ उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो सके, उससे कोल गैस, कोल तार, इन सब चीज़ों को प्रिपेयर किया जा सके। लेकिन नेचुरल गैस को ना हमें कहीं भेजना नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे ये निकलेगा उसको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, इसको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि ये जो CNG है, ठीक है ना, इसका यूज़ हम किस में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, जो भी हमारे व्हीकल्स वगैरह उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आ जाती है कि इससे हम कार्बन एंड हाइड्रोजन्स को प्रिपेयर करने में कर सकते हैं। चलो ठीक है यार, कार्बन मुझे मिल जाएगा, कोल से भी तो मिल जाएगा, और हाइड्रोजन। ठीक है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है ना और कार्बन है, इन दोनों का अपना अपना एक यूज़ है। अगर हम इससे प्रिपेयर करते हैं तो देखेंगे CH4 को स्ट्रांगली हीट किया तो क्या मिला आपको, कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस मिल गई। इस कार्बन का यूज़ आप करेंगे टायर इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है ना, रबर वगैरह, रबर टायर इंडस्ट्रीज़ में इस कार्बन का यूज़ होता है, एज अ फिलिंग हम इसको यूज़ करते हैं। और जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का यूज़ एक तो होता है कि भाई इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, एंड सेकेंड है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग होती है किसकी बेटा, अमोनिया की। किसकी, अमोनिया। और ये जो अमोनिया होता है, ये अमोनिया से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और आपको पता है हमारे यहाँ, हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर। नाउ CNG के कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं। मैंने अभी फर्स्ट एडवांटेज आपको बताया कि इसको मुझे प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ से ये ऑयल के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब इसकी जो माइनिंग हो रही है वहाँ से। प्लस इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे इसके बहुत सारे कुछ कुछ यूजेस हैं। प्लस ये हमारे पास क्या है, फॉसिल फ्यूल है। नाउ अगला है मेरे पास पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स देखेंगे, मैंने फर्स्ट आपके लिए स्लाइड्स में बताया था कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। जो मेरे पास पेट्रोलियम, मुझे क्रूड ऑयल मिला है,
ठीक है ना। उस क्रूड ऑयल को लेके मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स मुझे मिल जाएंगे और उन कंपाउंड्स में और भी कुछ ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर पाऊँ, ठीक है ना। फाइनली ये सारी चीज़ें किससे मिली आपको? पेट्रोलियम से ना। लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स मिले किससे आपको? पेट्रोलियम से ना। तो ये जो पेट्रोलियम है, ये जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जो पेट्रोलियम से आपको मिले ये कंपाउंड्स आपके क्या कहलाएंगे? पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहलाएंगे? पेट्रोकेमिकल्स। देखो यहाँ पे द यूजफुल सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड द पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर है? अब ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल। अभी मैंने बोला कि ये पेट्रोकेमिकल्स से हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? रॉ मटेरियल, ठीक है ना। और इससे हम लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स वगैरह वगैरह वगैरह, इतने सारे जो चीज़ें हैं, डाइज एंड ड्रग्स, ये सारी चीज़ें हम उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है बायोगैस। अब क्या बायोगैस फॉसिल फ्यूल है? नहीं, बायोगैस फॉसिल फ्यूल नहीं है। बायोगैस तो हम अभी प्रिपेयर कर सकते हैं ना। देखते हैं यहाँ पे, देखो यार, बायोगैस को कैसा मिलेगा इसको समझेंगे बाद में, इसको बाद में मिलाते हैं, पहले यहाँ समझते हैं। देखो अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया गया है, ठीक है। इस टैंक के अंदर क्या करा गया? इस ये जो बाहर एक कंटेनर, एक और टैंक है, उसमें सलरी डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा बेटा? सलरी, ठीक है। क्या डाला जाएगा? सलरी। व्हाट डू यू मीन बाय सलरी? बेटा जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब काऊ डंग है, ठीक है ना, जो भी हमारे घर से जो वेजिटेबल वेस्ट वगैरह होता है वो है, उन सबको लिया जाता है, उसको वाटर के एक एडिक्वेट अमाउंट में उसको मिक्स किया जाता है एंड एक डाइल्यूट सा एक सॉल्यूशंस बनाया जाता है। उस सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? सलरी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सलरी को इस टैंक में डालते हैं और इस टैंक से ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कौन सा टैंक है? ये डाइजेस्टर टैंक है, ठीक है ना। इस डाइजेस्टर टैंक में कुछ हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया, ठीक है। वो बैक्टीरिया इसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। अब आप एक और चीज़ समझेंगे, यहाँ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको एयर तो हम नहीं दे रहे हैं ना, तो ये कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे? एनारोबिक। क्लियर है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस सब्सटेंस को वो डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या निकलेगी? जो भी गैस वगैरह निकलेगी वो गैस कहाँ चली जाएगी? इस गैस टैंक में जाके डिपॉजिट हो जाएगी और इस गैस टैंक को हम कहाँ कर सकते हैं यूज़? ये देखो, हम गैस स्टोव्स वगैरह हमारे घर में एज अ फ्यूल, जैसे हम एलपीजी को यूज़ करते हैं वैसे ही हम इस बायोगैस को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कि जो अब यहाँ पे सब्सटेंस है जो डिकम्पोज हो चुका है, जो बैक्टीरिया ने डिकम्पोज कर दिया है, उस डिकम्पोजिशंस के लिए फिर अब क्या करें? उस सब्सटेंस को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, इसमें प्रेशर देंगे, देन इसको बाहर निकालेंगे और जब ये बाहर आ जाएगा तो इसका जो यूज़ है उसको आप एज अ मैन्योर इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपके पास अब देखो ना, जो सब्सटेंस है जो बाहर अगर पड़ा रहता है वो बीमारियां, जो मक्खी जो होता है, फ्लाइज वगैरह है, मॉस्किटोज़ वगैरह है, बहुत सारे जो गैसेस वगैरह है वो करेगा। अब उसी गैस का आपने क्या करा? यूज़ कर रहे हैं ना, उसका गैस का भी यूज़ करें, प्लस ये सब्सटेंस हमारे सराउंडिंग्स को भी पोल्यूट नहीं कर रहा है। ना हमारा सॉइल पोल्यूट होगा इससे, ना हमारा एयर पोल्यूशन होगा, ना वाटर बॉडीज़ पोल्यूशन होगी, और हमने इसको क्या कर लिया बेटा? यूज़ कर लिया। क्लियर है ना? हाँ, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि जो आपको गैस मिलेगी वो मिक्सचर इन चारों गैसेस का है। एक है मीथेन CH4, CO2, हाइड्रोजन एंड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्लियर है ना? ये सारी गैसेस का मिक्सचर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब इनका कंबशंस करते हैं तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, और आपको क्या मिलता है? हीट। अब यहाँ पे आपको कोई रेसिड्यू मिलेगा क्या इस गैस में? कोई रेसिड्यू नहीं है। सूट भी नहीं मिलेगा, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी नहीं मिलेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा इको फ्रेंडली हो जाएगी ये गैसेस वगैरह। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे?
होप सो आपको ये सारा चीज़ बायोगैस का ये सब समझ में आ गया होगा। और ये जो पॉइंट्स रहेंगे हमारे, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए, आप अगर इनको नोट करना चाहें आप आराम से नोट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आप इसको बहुत अच्छे से इनको यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब मेरे पास मैंने पेट्रोलियम्स पढ़ लिया, ठीक है ना, मैंने नेचुरल गैस पढ़ लिया, मैंने कोल पढ़ लिया, लेकिन बेटा यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है कि अगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ओवर एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो ऑब्वियस है ये एज सून एज पॉसिबल ये जल्दी से जल्दी हमारा फिनिश हो जाएगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हमें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, हमें इसका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, यहाँ समझेंगे। एक होता है ONGC और एक होता है OPEC, ठीक है, ध्यान देंगे। ONGC है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेंगे कि जो हम इंडिया में ऑयल का जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं ओवरऑल जो कंट्री में, ठीक है ना, उसके प्रोडक्शंस को कंट्रोल करेंगे कि हम कितना ले सकते हैं, कितना नहीं निकाल सकते, ओवर एक्सट्रैक्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये OPEC है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो अच्छा ये क्या करती है, तो ये बेटा ये हमारे मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल का प्रोडक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा अगर सब अपने अपने मन से उसका वैल्यू लगा सकते हैं, और आप आज के टाइम में हमको पता है कि भाई पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ अगर ऊपर नीचे होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियस है हमारे पास हमारे जो कमोडिटीज़ है, जो गुड्स की प्राइस हैं, जो सर्विसेज हैं, उन पे भी अफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से इस OPEC क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके वैल्यूज़, इसकी जो हमारी प्राइस होती है, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, उसके लिए ये कंट्रोल करती है उन कंट्रीज़ के लिए कि इतना ज़्यादा कोई जो प्राइस वगैरह होता है जो बढ़ा देते हैं मन मर्जी से, वो नहीं बढ़ा सकते, उस चीज़ के लिए ये कंट्रोल करती है। क्लियर है बेटा, ये OPEC और ONGC बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। लिख लेना। नाउ होप सो ये आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया हो। एंड ये हमारा चैप्टर होता है बेटा कंप्लीट फिनिश। एंड देन इसके लिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपने कुछ और वीडियोस में लेके आऊँगी जो आपके ओलंपियाड से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। नाउ थैंक यू।